चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैसेज करके बता दें। चलिए, सबको क्लियर है? सबसे पहले ये बताइए, कल जो पढ़ाया उसमें किसी को दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो कल वाला पूछ लें। आज उसके आगे क्योंकि हम पढ़ेंगे, तो जो भी अपन ने कल पढ़ा है, कोई भी अगर माइंड में डाउट हो आपके किसी भी तरीके का, यू कैन आस्क। कोई भी डाउट किसी के मन में? कल हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको साइलेंट कर लो एक बार, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, कल हमने वो पढ़ा। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, सबसे पहले हमने उसे बताया कि एविडेंस होता क्या है। आपको एक जनरल सेंस में मैंने आज चर्चा करी। एविडेंस मींस, कॉपी थोड़ी सी मोटी बनाना, ठीक है? इतने में नहीं चल पाएगा। कम से कम 300 पेज की रजिस्टर आपका होना चाहिए। 300 पेज के नीचे तो आपका, ये आपको लग रहा है छोटा, वो फिर दो दो तीन तीन बनाओगे तो फिर नोट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो भैया 300 पेज की जो भी नोट्स बनाएगा, आप ऑनलाइन वाले भी सुन ले, कम से कम 300 पेज के नोट्स वाली कॉपी रखिएगा। जहां पे एक सेक्शन या एक टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद 2-3 पेज भी छोड़ दिया करो। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे अपन ने कोई चीज पढ़ी, तो मान के चलते एक चैप्टर खत्म हो रहा है या एक टॉपिक खत्म हो रहा है, तो उसके बाद 2 से 3 पेज छोड़ दो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, चीजें अपडेट होती हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप बोलो अब लिखें कहाँ पे उसको, तो फिर वो चीजें आती हैं। तो आप हर 10 पेज के बाद या 15 पेज के बाद, जहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है, आप 2 पेज या 3 पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो आगे आपके काम आएंगे। ठीक है? और 300 पेज के आसपास कॉपी बनाइएगा। कल हमने पढ़ा इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को एविडेंस बताया था कि भाई फैक्ट क्या होते हैं। हमने फैक्ट के बारे में चर्चा की, हमने एविडेंस के बारे में चर्चा की, हमने प्रूफ के बारे में चर्चा की, प्रूफ के बारे में, और हमने प्रूफ के बारे में चर्चा की। ये शब्द हमने सारे के सारे देखे। क्या क्या देखा? तथ्य, फैक्ट मतलब तथ्य, एविडेंस एविडेंस मतलब साक्ष्य, प्रूफ का मतलब होता है साबित, ये साबित बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सबूत। सारे के सारे वर्ड अलग हैं। एक प्रोसेस के तहत ये पूरी की पूरी चीजें चलती हैं। एविडेंस एक दोनों में अप्लाई होता है। अगर पूछा जाए, जो भी लॉज हैं सारे, देखो 2 प्रकार के लॉज होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं और प्रोसीजरल भी होते हैं। कैसे लॉज होते हैं? 2 प्रकार के। एक लॉ जो व्यक्तियों के राइट्स के बारे में बताता है, एक लॉ है जो लाइबिलिटीज बताता है, जहां पनिशमेंट बताई जाती है, ये होता है सब्जेक्टिव। जहां अधिकारों के बारे में, दायित्वों के बारे में और दंड के बारे में बताया जाता है, ये सब्सटेंटिव लॉ होता है, मूल विधि जिसको बोलते हैं। तो मूल विधि के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे आईपीसी आपका एक मूल विधि है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मूल विधि है, ये सब मूल विधियां हैं। आपका टीपी एक मूल विधि है, ये सब मूल विधियों के एग्जाम्पल है। दीज आर सब्सटेंटिव लॉज। बट ऑन द सेकेंड हैंड देयर आर प्रोसीजरल लॉज, जहां प्रोसेस बताया जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कोई सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। अगर देखा जाए जितने भी हमारे यहाँ लॉज है, तो एक सबसे ज्यादा एक प्योर फॉर्म में सिर्फ आपको प्रोसीजरल लॉ देखने को मिलता है। इट इज अ प्योरेस्ट प्रोसीजरल लॉ, प्योर प्रोसीजरल लॉ। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्योरली एक प्रक्रियात्मक विधि है। और इसे प्रक्रियात्मक विधि के, हिंदी में तो प्रक्रियात्मक ही बोलेंगे, इंग्लिश में प्रोसीजरल के साथ साथ एडजेक्टिव शब्द भी लिखा जाता है। इट इज अ एडजेक्टिव लॉ। तो वही आप समझ जाइएगा, प्रोसीजरल लॉ की बात कर रहा है। तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, इट इज अ एडजेक्टिव लॉ, इट इज अ प्रक्रियात्मक विधि। आप कुछ भी कह दी, यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है, और ये बहुत प्योरली फॉर्म में यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ बताया गया है। केवल इसके एक पार्ट को लेके थोड़ा सा विवाद है कि वो प्रोसीजरल है या नहीं है, मेनली स्टॉपल, जिसको हम विबंध बोलते हैं।
कुछ लोग कहते हैं विबंध सब्सटेंटिव लॉ का नियम है, कुछ लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ का नियम। अरे भाई वो किसी का भी नियम हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें बस याद रखना है ये इट इज अ प्योरली, एक प्योरली क्या है, सिविल लॉ, वो सॉरी प्रोसीजरल लॉ है। बस इसका एक पार्ट आता है जिसको हम विबंध या स्टॉपल कहते हैं। स्टॉपल, ई से स्टॉप, एस से नहीं, स्टॉपल, उसका फ्रेंच वर्ड है स्टॉपल, वहां से उसको लिया गया है। तो वो केवल एक वर्ड आता है जो स्टॉपल, उसे केवल हम जो डेफिनेशन है उसे हम सब्जेक्टिव या लॉ में आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज अ प्योरली अ प्रोसीजरल लॉ। फिर हमने चीजों को देखा कि भाई नेचुरल जस्टिस रिक्वायर क्या करती है, कुछ हेयर से एविडेंसेस के बारे में बताया था, कुछ बताया था कि कैसे कैसे चीजों को साबित कर सकते हो, नहीं कर सकते, तमाम चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। आज हम देखते हैं, कल हमने खत्म कहाँ किया था, थोड़ा सा इतना बता दो बस, किसी ने अगर, हिंदू मुस्लिम लॉ हमें पढ़ना था, ठीक है, हाँ हिस्ट्री चालू करनी थी। चलिए हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे इस लॉ की हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री हमें 1935 से नहीं लेनी है, हम हिस्ट्री लेंगे हिंदू, हिंदू लॉ से हम लेंगे इसकी हिस्ट्री। कहां से लेंगे? हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में ही मैं लिख देता हूं वैदिक टाइम। वैदिक टाइम, वैदिक टाइम तो जानते होगे ना, कि बताना पड़ेगा। हम्म, जब वेदों का समय था उसको वैदिक टाइम बोलते हैं। वेदों में की बातें कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बातें हैं, ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। तो अगर हम वेदों को देखते हैं तो वहां लिखा है कि ट्रायल का पर्पस क्या होता है। उन्होंने कहा ट्रायल का पर्पस होता है, ट्रायल मतलब विचारण, गेहूं से भूसा अलग करना, ग्रेन से क्राफ्ट को अलग करना। क्या लिखा है? तो इसका उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पस, ट्रायल का पर्पस होता है सेपरेट करना। किस चीज को सेपरेट करना? सेपरेट किया जाता है ग्रेन फ्रॉम द काफ। ये गेहूं से भूसा अलग करना। भाई गेहूं से भूसा कैसे अलग होता है? अपन कुछ लोग थ्रेसर चलाते हैं, कुछ लोग, अलग अलग प्रोसेस होता है। गेहूं क्या किस फॉर्म में मिलता है आपको पता होगा। ऐसा तो ना कि गेहूं जैसा मिलता है तो ऐसे ही पेड़ में उगता है, उसके ऊपर भूसा वगैरह लगा रहता है, भूसे को अलग करना। हाँ, करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपके ऊपर है, वो अपना अपना है। अर्थात हम कह सकते हैं ट्रायल का उद्देश्य होता है अच्छे में से बुरे को अलग करना। भाई जब वो जवा होता है ना, गेहूं का जवा होता है, जब जवा होता है, जवा कोई कोई खाता नहीं, जवा जवे को नहीं खाता। जवे को क्या करता है, जवे को जब हम छानते हैं तो उसमें दो चीजें निकलती, गेहूं अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। तो यू कैन से दैट अच्छे से, अच्छे चीज से बुरे को हटाना, ये एक ट्रायल होता है, अच्छी चीजों से बुरी चीजों को हटाना। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये एविडेंस होता है, ये कहां यूज होता है? ट्रायल में यूज होता है। ट्रायल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एविडेंस ही होती है। तो अब आप कहोगे कि भाई ट्रायल कर रहे हैं हम, ट्रायल में से अच्छे में से बुरे को छांट रहे हैं, लेकिन छांटोगे कैसे उस चीज को? तो छांटने के लिए जरूरत होती है एविडेंस की। बिना एविडेंस के न्यायालय क्या करेगा? मैं भाई ऐसा कोर्ट में बैठ गया हूं न्यायालय के तौर पे, अब मेरे पास कोई साक्षी नहीं है, जब मेरे सामने कोई फैक्ट नहीं है, मेरे सामने कोई साक्ष्य नहीं है, जब साक्ष्य नहीं है तो वो प्रूफ क्या होगा? जब प्रूफ नहीं होगा तो प्रूफ कैसे बनेगा? तो बात वहीं पे खत्म। भाई न्यायालय जो भी करेगा वो एविडेंसेस के बेस पे करता है। न्यायालय का मेन काम होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस, जो मैंने कल बताया था, साक्ष्यों की गुण दोष देखना, ये आपका जज के रूप में आपका काम है। और ये करने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप इसको करोगे कैसे, वो सेकंड टॉपिक है। जज का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, आपको एज अ जज वहां पे इसलिए बैठाया गया है कि आपको ये देखना है
एक आदमी कह रहा है इसने अपराध किया, दूसरा कह रहा नहीं किया, किया या नहीं किया, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, इन साक्ष्य के तौर पे आपको अच्छे में से बुरे को छांटना है और आपको यह देखना है क्या किसी व्यक्ति ने अपराध किया या नहीं किया। बिना एविडेंसेस के तो कुछ हो ही नहीं सकता कोर्ट में। तो कोर्ट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एविडेंसेस, और एविडेंसेस को ही रीएप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट करना, सॉरी रीएप्रिशिएट बोल दिया, एप्रिशिएशन करना उसका, उसको उसका गुण दोष देखना कि इसमें कितने गुण हैं कितने अवगुण हैं। हमने एक चीज पेश करी, न्यायालय देखेगा कितना दम है, कितने गुण है, कितने अवगुण है, ये न्यायालय का काम होता है। आगे इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आगे अब हम हिंदू लॉ के अगर बारे में बात करें या हिंदू या वैदिक टाइम की बात करें तो दो लॉज आपको यहां पे समझ में आते हैं। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य फर्स्ट, और दूसरा एक विधि है तो बहुत सारे लॉज, मैं भी प्रोसीजर लॉ की बात कर रहा हूं। एक है नारद स्मृति। ये दो प्रोसीजरल लॉ है। अगर हम हिंदू एंशियंट टाइम पे देखें तो ये हमें प्रोसीजर लॉ देखने को मिलता है। मैंने इसके साथ साथ भी आपको ऑल लॉज भी बताए हैं। मनुस्मृति में भी कुछ नियम है। मनुस्मृति एक प्रकार का सब्सटेंटिव लॉ की बात करता है। जैसे आईपीसी हमने जब पढ़ी थी तो हमने मनुस्मृति के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अभी हमें मनुस्मृति इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि हम प्रोसीजर लॉ की बात करें, प्रोसेस की बात करें। तो इन दो लॉ में प्रोसेस बताई गई है। जैसे मनुस्मृति की बात करते हैं तो वहां पे एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको बताया गया। तो अब ये जो प्रोसीजर लॉ है, यहाँ पे दो ये लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है। और आप इसे जो नारद स्मृति है, यहां पर न्याय सूत्र प्रमाण शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा है यहां पे, क्या? न्याय सूत्र। इंग्लिश में मत करिएगा, हिंदी में ही लिखिए क्योंकि वो हिंदी में लिखी है। अब इसकी भी इंग्लिश लिखने लगो तो मत लिखिए। न्याय सूत्र प्रमाण। और ये जो शब्द प्रमाण है, ये जो शब्द है, यहीं से कहीं ना कहीं ये एविडेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स एविडेंस। ये एविडेंस को प्रमाण अपन नहीं बोलते कि भाई प्रमाण लेकर आओ। कभी कभी आपने हिंदी में सुना होगा, आदमी कहता है ऐसे कोई मामला हो गया, बोलते अच्छा हमने अपराध किया तो कुछ प्रमाण तो लेके आओ। प्रमाण का मतलब एविडेंसेस हो गया। अब हमने उसे क्या है, देखिए पुराने लोग थे, उन्होंने चीजों को लिखा, लेकिन आपको ये पता होगा जैसे समय बीतता जाता है तो चीजें और अच्छी होती जाती है। फिर हमने, अब हमारा ये एविडेंस है, हम भाई 10 साल के बाद इसमें दो चीजें और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुराने लोगों ने चीजें अच्छी नहीं लिखी, उस समय के हिसाब से ये चीजें अच्छी लिखी गई थी। अब चीजें हमने क्या, अब हम बोले अरे बोलो यार इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही नहीं था, तो भाई उस समय इलेक्ट्रॉनिक होता नहीं था तो नहीं था, उस समय जो चीजें थी उसके हिसाब से ये चीजें लिखी गई थी। तो वो एक बेस है आपका। सोचिए मतलब आज से 2000 3 साल 4000 साल पहले के आदमी भी एविडेंसेस वगैरह जैसी चीजों पर विश्वास करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको एविडेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको क्या पता होगा, वो तो ऐसा ही थे, वो तो आदि मानव थे, वो तो जंगल में रहते थे। भाई जंगल में रहते होंगे, हो सकता है, अलग अलग थ्योरी से अलग अलग लोग कहते हैं। डार्विन की थ्योरी अलग है, कोई कहता बंदर से आदमी बना, कोई कहता नहीं आदमी आदमी से बना है। तो भाई अलग अलग थ्योरीज है, ये अपना विषय नहीं है, खैर कि ये साइंस का विषय है, कौन कहां से बना। प्रश्न ये है कि ये जो नारद स्मृति के बारे में मैंने बात किया, इसके बारे में 4 प्रकार के एविडेंसेस बताए गए हैं। अब एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैं हिंदू वेदास के बारे में बात कर रहा हूं, वैदिक टाइम के बारे में। 4 टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से भैया 4 प्रकार के एविडेंस है? पहला लेख्या, लिखिएगा लेख्या, लेख्या, लिखने से लेकर हिंदी में लिखिएगा लेख्या। लेख्या मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखना, लिखने, उसमें जो शब्द है वो संस्कृत टाइप के हैं शब्द। लेख्या, लेख्या से क्या बना? पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज हम जिसको बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ऐसी वैल्यू है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अंग्रेजी सब कुछ जानते थे, भाई हमारे लोग भी बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने लिखा कि लेख्या प्रकार के एक एविडेंस होता है जिसका प्रकार होता है लेख्या, जो आज भी यूज होता है। दूसरा उन्होंने कहा साक्ष्य। क्या? साक्ष्य। साक्ष्य मतलब विटनेस। दूसरा चीज आई विटनेस, जिसको हम गवाह बोलते हैं। दूसरी चीज उसने यूज की साक्ष्य। पहला लेख्या, लिखने वाले।
दूसरा साक्ष्य, साक्ष्य मतलब जो साक्ष्य देने वाले, जो साक्ष्य देता है उसको क्या बोल देते हैं आज की डेट में? विटनेस। तीसरा भुक्ति, भुक्ति, तीसरा भुक्ति, भुक्ति का मतलब पजेशन, लॉ ऑफ पजेशन, कब्जा का, कब्जा मतलब आप हिंदी में कब्जा बोल सकते हो, लेकिन वहां जो शब्द लिखा है वो भुक्ति शब्द लिखा है। और आखिरी दिव्य, बोलते ना दिव्य शक्ति, दिव्य मतलब डिवाइन, डिवाइन। ये चार प्रकार के एविडेंसेस हिंदू ओल्ड स्क्रिप्चर्स में या वैदिक जो टाइम के मैंने अभी आपको बताया, कौन सी नारद स्मृति के बारे में मैंने जिक्र किया या अन्य प्रकार की चीजों के बारे में जिक्र किया, तो यहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब लेख्या का तो समझ में मैंने बता दिया, लेख्या मतलब रिटन। और आज भी इंडियन एविडेंस अगर आप एक्ट उठा के देखो तो यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में चैप्टर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ये वैल्यू होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस पे भारी पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार का होता है, वो पब्लिक भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूफ कैसे करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में। हो सकता है उसमें उतना विस्तृत ना दिया हो, लेकिन वहां पे बताया गया था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी एक साक्ष्य होता है, एविडेंस होती है। दूसरा उन्होंने बोला जो आज भी यूज होता है, विटनेस। मैंने आपको कल भी बताया था कि विटनेस भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि विटनेस कौन होगा, कौन विटनेस नहीं होगा, किसकी विटनेस की क्या वैल्यू होगी, विटनेस की वैल्यू को कैसे तोड़ेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे जांचेंगे कि वो सही है या नहीं है, कि भाई उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे जांचेंगे। तो ये भी हमने कल जिक्र किया था, इंपीचमेंट क्रॉस एग्जामिन करके उसकी क्रेडिबिलिटी को हम जांच लेते हैं। तो ये भी अभी यूज होता है। ये दोनों है ऐसे जो आज की डेट में इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज हो रहे हैं। इसके बाद हम लॉ ऑफ पोजेशन को देखें तो लॉ ऑफ पोजेशन की एक सेक्शन आज भी यहां पर एप्लीकेबल होगी, जो अभी हम बाद में अपन पढ़ेंगे। वो कहती है कि 10 में से 9 नंबर किसके हैं? पोजेशन के होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पोजेशन होती है किसी प्रॉपर्टी का, तो लॉ कहता है 10 में से 9 नंबर उसके हैं। ये मोबाइल किसके पास देख रहे हो आप? मेरे पास। अगर ये मोबाइल आप मेरे पास देख रहे हो तो आप क्या समझोगे? इसका मालिक प्राइमा फेसिया कौन समझ में आ रहा है? मैं इस घर पे रह रहा हूं, आप मुझे रोज देखते हो कि मैं इस घर पे रहता हूं, अब मैं इसके घर के बाहर मैंने एक तख्ती लगवा दी, उसमें अपना नाम लिखवा दिया। आप क्या, आपने भी घर के कागज देखे? नहीं देखे। कागज में हो सकता है किसी और का नाम, लेकिन आप मुझे घर का मालिक समझोगे, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करती है। और विधि में 10 में से 9 नंबर पोजीशन के। अब कल के दिन कोई आके कहते ये घर मेरा है, वो खूब चिल्लाता रहे, लेकिन 10 में से 9 नंबर मेरे, अगर मैं पोजीशन में हूं तो लॉ मुझे ज्यादा क्या देगा? प्रेफरेंस देगा। हाँ, अगर वो अपनी ओनरशिप को प्रूफ कर देगा। मैंने प्राइमा फेशिया बोला, पहला जो सबूत होता है किसी भी व्यक्ति का, अगर ये मोबाइल मेरी जेब में है तो ये मेरा माना जाएगा। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मोबाइल सर का नहीं है, ये तो उसका है, तो उसे प्रूफ करना है, मुझे नहीं प्रूफ करना, क्योंकि 10 में से 9 नंबर तो किसके हैं? पोजीशन के। तो पोजीशन यहां पे हो गई। इंडियन एविडेंस एक्ट की भी एक सेक्शन है पोजीशन के संबंध में, जो अब चेंज होकर थोड़ी ऊपर नीचे पहुंच गई होगी, जो मैं बता देता हूं अभी कौन सी सेक्शन हो चुकी है। इट इज सेक्शन 110 और 113 पहुंच गई होगी शायद, वो 110 थी, ठीक है, 110, अब वो आपकी सेक्शन नंबर 113 पहुंच गई है। पढ़ेंगे जब हम डिटेल में देखेंगे, वहां पे सेक्शन चेंज हुई है। तो पोजीशन मेनली होती है ओनरशिप में भी, अगर किसी की ओनरशिप है तो ये। और इसके बारे में बहुत सारे लॉज है, जैसे टीपीए बात करता है पोजीशन के बारे में, आपका एसआर है ये भी पोजीशन के बारे में बात करता है, आपकी लिमिटेशन एक्ट है जिसकी सेक्शन नंबर 27 है जो एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करता है। एसआरए की आप सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 देखोगे जो पोजीशन के बारे में बात करते हैं। टीपीए एक्ट है वो पोजीशन के बारे में बात करता है। तो पोजीशन का भी बड़ा महत्व है। इस एक्ट में तो एक ही सेक्शन है 113 बीएसए, लेकिन और विधियों में पोजीशन के बारे में। लेकिन ये जो डिवाइन चीज थी इसे आज हमने खत्म कर दिया है। पहले क्या होता था, भगवान पे लोगों का विश्वास था, भगवान भैया ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा, ऐसा चीज होती थी सुपर नेचुरल। भगवान का मतलब दिव्य शक्तियां। आज आप देखोगे आज हमारे लॉ में दिव्य शक्तियों को कोई रोल नहीं दिया गया। आप ऐसा कहोगे कि भाई दिव्य शक्ति, तो उस समय क्या होता था,
जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, लगभग सबने पढ़ी होगी या सुनी होगी। रामायण में जब सीता जी के चरित्र पर बात आती है तो उनसे क्या कहा जाता है कि अपनी आप परीक्षा दीजिए, और आग पे शायद बैठ क्या बोला था, ऐसे ही अग्नि परीक्षा दीजिए। ये जो अग्नि परीक्षा दीजिए ये क्या था, ये था दिव्य एविडेंस, कि एक एविडेंस दीजिए। लोगों से क्या कहा जाता था, अगर जैसे किसी पे आरोप है चोरी की, अगर हमने नहीं की, चलो ऐसा खोलते हुए तेल में हाथ डालो, अगर तुम झूठे होगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, और नहीं होगे झूठे तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। एक व्यक्ति से कहता था तुम सच बोल रहे हो, बोले 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 खाओ भगवान कसम, बोले भगवान की कसम हम सच बोल रहे हैं। बोले ठीक है गिर जाओ वहां छत से ऊपर से पहाड़ से कूदो, अगर तुम बच गए तो भगवान तुम्हें बचा लेगा, तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मर जाओगे। तो इस प्रकार के ये जो दिव्य डिवाइन चीजें थी वो यूज होती थी, लेकिन अब इस चीज का यूज नहीं है आज की डेट में। मेनली ये दो बहुत ज्यादा यूज होती है, इसका भी यूज है पोजीशन का, लेकिन डिवाइन जो पावर्स है उनको आज हमने, डिवाइन जो एविडेंसेस थे हम उसको नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ? और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के भी बहुत सारे पार्ट हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करें राज्य साक्ष्य, कौन कौन से होते थे? राज्य साक्ष्य, साक्ष्य है ना, डॉक्यूमेंट को मैंने क्या बोला, साक्ष्य या लेख्य बोला, तो इसको आप बोल सकते हो राज्य साक्ष्य। राज्य साक्ष्य का मतलब, अब कोई इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि अब कोई सच्चा नहीं है ना, पहले लोग सच्चे होते थे थोड़े बहुत, अब बहुत कम लोग सच्चे हैं, मतलब पहले ज्यादा लोग सच्चे हुआ करते थे। आराध्य पहले बोली हम नहीं बचेंगे, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो राज्य साक्ष्य, राज्य मतलब जो राज्य के साक्ष्य जिसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये जो राज्य साक्ष्य है दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। आज इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट भी बताए गए, पढ़ोगे अभी आप पब्लिक डॉक्यूमेंट की पूरी सेक्शन है। अगर हम बात करें तो सा साक्ष्य के बारे में बात किया था, सा साक्ष्य, शा साक्ष्य, सा साक्ष्य क्या है? दिस इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, ये कैसा हो गया? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तीसरा असाक्ष्य, असाक्ष्य, असाक्ष्य मतलब डॉक्यूमेंट बाय इटसेल्फ, जो ऐसी चीज जो जैसे अटेस्टेशन वगैरह होता है ना, जिसको हम क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई चीज हम जिस चीज को अटेस्ट कर देते हैं ना, अटेस्टेशन होता है ना, प्रमाणित करना, अपने हाथ सील वगैरह, अपने हाथ साइन वगैरह कर देते हैं, इसको प्रमाणित। तो जो ये प्रमाणित वगैरह हम कर रहे हैं कि भाई हम अपने साइन करके प्रमाणित कर रहे हैं, सील लगा के प्रमाणित कर रहे हैं, जिसको हम अटेस्टेशन बोलते हैं, तो अटेस्टेशन को बोला जाता था असाक्ष्य। इसकी अलग अलग वैल्यू होती थी, खैर हमें उसकी वैल्यू पे नहीं जाना, लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि ये कोई नई अंग्रेजों की क्रिएशन नहीं है, बल्कि जो हमारे लॉस थे ये पहले से थे, और वहां पर बहुत सारी हमें चीजें देखने को मिलती थी। दूसरा लॉ, दैट इज मुस्लिम लॉ। इंडिया में अगर हम इंडिया की देखो बात करें, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले हिंदू रूलर्स का शासन था, देन यहाँ पे मुस्लिम्स आते हैं जिन्होंने लगभग 700 साल 800 साल जो भी मतलब हो, 10वीं शताब्दी से लेके लगभग वही 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी जो भी ईयर्स हो उन्होंने शासन किया, तो उनके लॉज को भी हम देखते हैं। क्या मुस्लिम लॉज में एविडेंस जैसी कोई चीज होती थी या नहीं थी? अगर होती थी तो वो क्या है, पहले समझिए बेस, उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश लॉ की तरफ। इंग्लिश लॉ में जो अभी हम जिस प्रारूप में देख रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई जितने भी लॉज बने, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अंग्रेजों ने आके बना दिए। आपने सुना नाम, अरे सर जेम्स फेडरिक स्टीफंस बहुत महान व्यक्ति था, क्या एविडेंस लिखा है? यार डेफिनेटली बहुत शानदार लिखा है, लेकिन एविडेंस उन्होंने जो लिखा है बहुत शानदार तो लिखा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने एज इट इज वो वही चीजें लिख दी उन्होंने, कि उन्होंने सब अपने हिसाब से बना ली। भाई हमारे कुछ हिंदू लॉ से उन्होंने चीजें पढ़ी, भाई जो पढ़ने वाला होता है वो चीजें लिखता है, उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स देखे, बोले यार ये देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, ये पोजीशन के बारे में बात करता है, ये इसके बारे में बात करता है, उन्होंने वो चीजें लिख दी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अच्छा कोई और भी किताबें हैं क्या धर्म की? उन्होंने कहा अच्छा मुस्लिम लॉज की किताब है, फिर क्रिश्चियंस के लॉज होंगे, बाइबल वगैरह उन्होंने वो भी देखा होगा, अब वो क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे तो उन्होंने वो भी देखा होगा, लेकिन हम मेनली दो चीजों के बारे में बात करें क्योंकि क्रिश्चियंस के जो संबंध में होगा वो ऑलरेडी यहां पे उन्होंने डाल दिया होगा। अब मैं बताऊं, अब मुस्लिम लॉ का मेन सोर्स क्या होता है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? दैट इज कुरान। कुरान क्या है? किताब है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ, मुस्लिम्स का जो बिलीफ है उनका यह कहना है कि यह अल्लाह की किताब है, और उन्होंने डायरेक्टली क्या की है, ये पैगंबर पर दी है, और ये क्या है, दुनिया के जो भी सारे लॉज हैं या जो भी है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ ये इसी में है।
अब जो ये मुस्लिम लॉ में जो कुरान शब्द है, कुरान का एक और मतलब होता है, वो होता है न्याय। क्या मतलब होता है? जस्टिस, जिसको हम न्याय कहते हैं। कुरान का बेस क्या है? कभी मुस्लिम लॉ भी पढ़ेंगे, हमारे जो सिविल जज का सब्जेक्ट भी है, सिविल जज का सब्जेक्ट है तो मुस्लिम लॉ उसमें पढ़ाएंगे। इवन कभी डीएलओ की वैकेंसी आएगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की, तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट है। एडीपीओ में नहीं है क्योंकि सिविल लॉ है, लेकिन डीएलओ में आपका सब्जेक्ट है तो वहां भी पढ़ेंगे। या राजस्थान में भी सब्जेक्ट है और यूपी में भी है, तो पढ़ेंगे हम। मतलब सिविल जज के बैच में मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी। तो आज जो कोर्ट में जितनी चीजें हो रही हैं, आज आप कोर्ट जाइए तो जितनी चीजें हो रही है, मोस्टली चीजें मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग है। आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी आपको समझाता हूं। आज कोर्ट में जितनी चीजें हो रही हैं रोजमर्रा की तौर पे, पता हो या ना हो, वो चीजें लिखी नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं वो मोस्टली चीजें किसके अकॉर्डिंग हो रही हैं? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ के ही बहुत सारे सोर्स हैं, ऐसा तो ही ना। देखो, कुरान एक प्राइमरी सोर्स है, लेकिन और भी प्राइमरी सोर्स है, कुछ सेकेंडरी सोर्स है और बहुत सारी चीजें। एमपी सिविल जज के हिसाब से तो ही ना, एमपी में नहीं है मुझे पता है, यूपी और राजस्थान में मैंने बोला। मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीजें हैं, एक ऐसी चीज है बस जो आज जिसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। मैंने बोला कि मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में एज इट इज अप्लाई कर रहे हैं। थोड़े मॉडिफिकेशन सब चीज में होते हैं। उसमें बोला कि ऐसा होगा, उन्होंने कि ऐसा नहीं होगा उन्होंने। अब भाई, पहली व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हुआ करती थी। पहले पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज से आप 2000 साल पहले कहां पुलिस के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे? कहां वहां पे अरेस्ट हुआ करता था? कहां वहां डिटेंशन हुआ करता था? वहां तो सीधे जैसा होता था वैसा कर दिया जाता था। तो वो कॉन्सेप्ट अलग थे। तो अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लॉ में, वैसे अगर हम इस लॉ को पढ़ते हैं बीएसए को, तो बीएसए क्या कहता है कि अगर दो डॉक्यूमेंट सामने हैं, सॉरी, दो एविडेंस सामने है, डॉक्यूमेंट्री और ओरल, ये अगर एक दूसरे के सामने है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो लिखा हुआ है या जो रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, और ओरल मतलब जो मुंह से बोल रहे हैं। तो बीएसए कहती है कि अगर दो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, दो एविडेंसेस सामने हैं, तो उन दो एविडेंसेस में जनरली तो हर एविडेंस बराबर है, लेकिन जहां पर अगर चीज को लेखबद्ध कर लिया गया, इफ यू राइट डाउन वो थिंग, अगर आपने किसी चीज को लिख लिया है, तो फिर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है बोले जाने की अपेक्षा। उसमें रीजंस बताए गए हैं कि भाई, लिखी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल होती है, लिखी हुई चीज को मिटाया नहीं जा सकता, लिखी हुई चीज को बदला नहीं जा सकता, लिखी हुई चीज को आसानी से रखा जा सकता है। अब हमें इनको जैसे रखना पड़े गवाह के तौर पे 10 साल, तो बहुत खर्चा लगेगा। ये कह रहे सर हम बदल देंगे गवाही, अरे बड़ी दिक्कत है। अब इन्होंने कथन ले, हमने कहा भाई तुम गवाही ना करो, लो 500 रुपए लो, लिख के रख दो। इन्होंने लिख के रख दिया, साइन कर लिया, अब इसको मैं रख के आराम से रख सकता हूँ ना, बदलने का दर्द ना चोरी। मतलब इनको कोई व्यक्ति बर्गर आ ले तो बड़ा दिक्कत होता है। तो जो आज का इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ बीएसए, इसमें क्या दिया गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई। मतलब किसके ऊपर मान्यता दी गई? ओरल एविडेंस। बाकी ऐसा नहीं है कि ओरल एविडेंस से आप चीजों को प्रूफ नहीं कर सकते, ओरल एविडेंस से भी करिए, डॉक्यूमेंट्री भी एविडेंस से करिए, लेकिन जब कोई चीज लेखबद्ध की जाती है तो फिर उसे लिखने के माध्यम से ही प्रूफ करिए। इफ यू राइट डाउन अ थिंग, जैसे मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को लिख लिया हमने, तो फिर वो लिखित को लिखित से ही साबित करना है। फिर हम उसके बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं लेंगे। अब आप बता रहे नहीं सर उसमें 1000 रुपए नहीं था, उसमें तो 500 रुपए था, भाई लिखाओ, लाओ ना 500 रुपए तक, 1000 में देख लेता हूं। तो रिटर्न को रिटर्न से प्रूफ करना है। लेकिन अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, तो मुस्लिम लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ के तहत वहां पे ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर अधिमान्यता दी गई है। अब इसके पीछे भी रीजन है। वहां पे क्या था, आज के डेट में हम इंडियन एविडेंस में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भारी है किस पर, ओरल एविडेंस पर। लेकिन मुस्लिम लॉ क्या कह रहा था कि ओरल एविडेंस किस पर भारी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजंस था। पुराने जो लोग थे उनको भगवान पे ज्यादा भरोसा था। आपने कभी देखा होगा पुराने समय पे, पुराने आपने देखा होगा गीता और कुरान पे कसम हाथ रख के कसम खिलवाते थे। आज नहीं चलता कोर्ट में। मींस क्या, उनको वो ये सोचते थे कि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट झूठा हो, लेकिन अगर भगवान की किसी ने कसम खा ली या भगवान को अगर किसी ने मानकर अगर कोई चीज बोली है तो वो सच बोलेगा। डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकता है, लेकिन व्यक्ति वैसे तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर उसने कुरान या गीता पे या बाइबल पे उसने हाथ रख के कसम खा ली
फिर वो झूठ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए ओरल एविडेंस को ज्यादा महत्व उस समय दिया जाता था। उसके पीछे रीजंस थे। अब आदमी हो गया बेईमान, अब आदमी कसम भी खा लेगा, झूठ भी बोल देगा, इसलिए लॉ को आज के हिसाब से चेंज किया गया। देखो वो चीज अलग है, मैं उस चीज पे नहीं जाता कि उसको पाप पड़ेगा कि पुण्य मिलेगा, उसे सवाब मिलेगा कि उसे गुनाह मिलेगा, उस पर मैं जाता ही नहीं हूं। वो अलग चीज है, वो जो मिलेगा जिसको वो अलग चीज है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज का आदमी बेईमान है उस समय की अपेक्षा। आज आदमी कसम भी खा जाएगा और हो सकता है वो झूठ भी बोलते हैं, आदमी कुछ भी कर देता है आजकल। तो इसीलिए आज के लॉ पे इस चीज को हमने क्या किया, चेंज किया। खैर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अलग अलग होती है। अब जहां पे जिन देशों में मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता होगा तो वहां पे आज भी ओरल एविडेंस की वैल्यू ज्यादा होती होगी। अब हम बात करते हैं इसी लॉ के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ एविडेंस की, या सोर्सेस के बारे में हम देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बैगचियना, क्या एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा वर्ड सही से लिखा नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में एक बार देख लेता हूं। उसको इस टाइप का एक वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, एविडेंस को वहां पे ये शब्द बोला जाता है एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा एक बार देख लूंगा, मैंने कहीं से लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के एक बार और बता दूंगा क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये शब्द यूज किया गया था। अगर आप मुस्लिम लॉ को देखोगे, ठीक है, हाँ, अगर आप मुस्लिम लॉ को देखोगे तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो सोर्स है मुस्लिम लॉ के, कौन कौन से, कुरान फर्स्ट, आप मुस्लिम लॉ में ही पढ़ोगे। दूसरा सुन्ना, जिसको सुन्नत कहते हैं। तीसरा, लिखते जाइएगा अगर लिखना हो, इजमा, कंसाइंस, अंतरात्मा जिसको हम कह सकते हैं। क्या हुआ, कुरान, सुन्ना, इजमा, इजमा को बोलते हैं कंसाइंस, क्यास, एक होता है क्यास लगाना, अपन बोलते हैं ना अनुमान लगाना, क्यास लगाना, क्यास को बोलते हैं अनुमान लगाना। ये चार सोर्सेज है। और अगर हम एविडेंस के उसके टाइप के बारे में बात करें, अब अपन ने बोला था कि वहां पे भी टाइप्स ऑफ एविडेंस थे, तो वो तो सोर्सेस थे। अब इन सोर्सेज में, अलग अलग सोर्सेज में मुस्लिम में जो मुस्लिम लॉ, देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भाई टाइप्स कितने होंगे, यहां पे चार टाइप्स, डॉक्यूमेंट्री, विटनेस, पजेशन और डिवाइन, जिनको मैंने अलग अलग नामों से, जो एग्जैक्टली दिव्य नाम है कहीं पर, कहीं भुक्ति नाम है कहीं पर, ये नामों से हमने क्या किया, उसे देखा। ये हिंदू लॉ में थे ये वाले, ये वैदिक पीरियड में थे ये वाले नाम, जो मैंने आपको पहले लिखवाए थे। अब जो लिखवाने वाला हूं वो लिखवाने वाला हूं मुस्लिम लॉ के तहत कौन कौन सी चीजें लिख। अब मुस्लिम लॉ में मैंने इसलिए बताया क्योंकि चार सोर्सेज है मुस्लिम लॉ प्राइमरी, इन अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग एविडेंस के बारे में जिक्र है। हम हमें डिटेलिंग में नहीं पढ़ना कि कहां पे क्या है, जब वो सब्जेक्ट क्योंकि हमारा नहीं है, हमें अब डिटेलिंग में नहीं देखना कि किस सोर्स पे क्या बात करता है, वो हमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं, जैसे सबसे अच्छा जो एविडेंस माना गया है वो मैंने अभी बताया था, ओरल एविडेंस है। उसे आप कह सकते हो शहादा, शहादा, जिसे विटनेस टेस्टिमनी कहा जाता है। विटनेस मतलब गवाह, और टेस्टिमनी होता है उसके साक्ष्य, गवाह के साक्ष्य। जब गवाह क्या करता है, कोई साक्ष्य देता है, इसको शहादा कहा जाता है। शहादा, शहादा क्या बोलते हैं इसको, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है, सबसे अच्छा साक्ष्य होता है। और हम इसे क्या कह सकते हैं, विटनेस टेस्टिमनी कहते हैं। विटनेस टेस्टिमनी काय में कहते हैं, विटनेस टेस्टिमनी इंग्लिश में। दूसरा, दूसरा एविडेंस का टाइप होता है दैट इज इकरार। अपन बोलते हैं ना, इकरार करो तुम,
गानों में गाया जाता है। इकरार कर लो, तुम अपनी मोहब्बत का इकरार कर लो। इकरार का मतलब होता है कन्फेश, स्वीकारना, स्वीकृति। आज भी यहां पे आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। आप, मैंने बोला ना कि आज का जो लॉज है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुस्लिम लॉ की ज्यादा झलक देखने को मिलती है फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंसेस के तौर पे। और आज के जो कोर्ट में ज्यादातर जो प्रोसीडिंग होती है वो वही प्रकार से यूज होती है। पहला, विटनेस। भैया विटनेस जरूरी है कि नहीं है, मैंने बताया था विटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कन्फेशन। इकरार का मतलब होता है कन्फेशन, मतलब किसी चीज को कबूल करना। मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल बता दिया, इकरारनामा। इकरारनामा आपने देखा होगा, सुना है ना इकरारनामा, जो अगर कोर्ट में जाते हो तो इकरारनामा में होता है। तो इकरार करने का मतलब होता है किसी चीज को कबूल करना। इकरारनामा सिविल मामलों में होता है, कांग्रेस, और उसमें क्या हो जाता है, क्रिमिनल मामलों में बोलते हैं कन्फेशन, व्यक्ति ने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया, मतलब अपने अपराध को कबूल कर लिया। तो ये दूसरा होता है। और कन्फेशन कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, स्वेच्छा से कन्फेशन, वो भी आता है। तीसरा है करीना। क्या है, करीना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करीना। करीना क्या है, वो करीना कपूर वाली करीना नहीं, करीना क्यू से है, करीना। करीना मींस सरकमस्टेंशियल एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस मतलब परिस्थितिजनक साक्ष्य। परिस्थितियां क्या बता रही हैं किसी घटना के बारे में। कभी कभी देखो, बहुत रेयर केसेस में होता है कि डायरेक्ट एविडेंस मिल पाए। डायरेक्ट एविडेंस मैंने आपको कल बताया था, जिसको हम रियल एविडेंस बोल रहे थे, कि किसी ने अपराध होते हुए देखा, ये डायरेक्ट एविडेंस है। कहीं पर उसके फिंगरप्रिंट मिल गए, कहीं चाकू मिल गया, कहीं उसकी पिस्टल मिल गई, ये रियल है। कभी कभी घटना ऐसी होती है कि रियल आप नहीं देख पाते हो, डायरेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होते हैं, परिस्थितिजनक उसको साक्ष्य बोलते हैं, कि परिस्थिति बताती है। दो लोग कमरे में गए, दो लोग बिल्डिंग के ऊपर गए, किसी ने उनको, और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक व्यक्ति वहां से भागता हुआ देखा, हमने उसे मारते नहीं देखा, लेकिन वो भागता हुआ देखा। ये भागता हुआ वो जो देखा घटना के बाद, ये परिस्थिति बता रही है कि कुछ ना कुछ हुआ है। दैट इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर ये पहला केस, नहीं केस से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू केस। ये एविडेंस को शायद, एविडेंस का नाम, एविडेंस को शायद भाग्य बोला जाता है। मैं उसको, मैंने वही बोला ना कि अभी उस वर्ड को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मैं उसको आपको कल और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। शायद कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो रही होगी, मैंने भी काफी टाइम पहले पढ़ा था, तो मेरे को भी एग्जैक्टली क्योंकि अब क्या होता है, जो अपन रोज जो शब्दों को देखते हैं वो याद रहते हैं, तो बहुत समय पहले पढ़ा था, तो मुझे भी वो शब्द थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है अभी, इसलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि वो देखिएगा। तीसरा, यमिन। चौथा क्या होता है, साक्ष्य का प्रकार, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजनक साक्ष्य। चौथा है यमिन। यमिन मीन्स का होता है ओथ। अब आज आप पढ़ते हो कि ओथ पर साक्ष्य देना है कि नहीं देना, शपथ पर साक्ष्य, पूरा सीआरपीसी में नहीं पढ़ के आए, शपथ पे साक्ष्य दिया जाएगा, शपथ पे साक्ष्य। शपथ का मतलब वही कसम खा के साक्ष्य देना, कि भैया हम शपथ लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं सही। और अगर आपने शपथ पे गलत साक्ष्य दिया है तो उसके लिए क्या, बीएनएस में हमने कितनी सेक्शन पढ़ी कि व्यक्ति को उसके लिए क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, ओथ पे साक्ष्य। और आखिरी है किताबा। किताबा किससे निकला है, किताब से, और किताबा मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब बताइए क्या कमी थी हिंदू लॉ में, क्या नहीं बताया गया, मुस्लिम लॉ में क्या नहीं बताया। अगर दोनों को जोड़ दो तो एक प्रकार से आधी एविडेंस तो लिखी गई आपकी, आधी से ज्यादा। मैं आपको, इसलिए मैंने बोला कि हिंदू लॉ को भी यूज किया गया था, लेकिन मुस्लिम लॉ में ज्यादा प्रोविजंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में डाला गया। हाँ, अंग्रेजों ने से अपने हिसाब से चीजों को चेंज वगैरह कर दिया, तमाम चीज हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब जैसे मुस्लिम लॉ है तो वहां विटनेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। हमने पढ़ा था ना विटनेस के बारे में, कहां पे पढ़ा था, कौन वाला पॉइंट था, दैट इज शहादा। विटनेस, विटनेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। किसी किसी मामले में दो गवाह की जरूरत होती है, किसी में तीन की होती है, किसी में चार की होती है। तो अलग अलग विटनेस के तरीके होते हैं, और वहां पे, और मेल और फीमेल को विटनेस के तौर पे भी अलग यूज किया जाता है। जहां एक मेल इक्वल टू टू फीमेल का कॉन्सेप्ट चलता है। जहां पे जैसे अगर कहीं लिखा है कि दो मेल की जरूरत होगी, अगर दो मेल नहीं मिल रहा है तो फिर चार फीमेल की जरूरत होगी। अब अपने अपने लॉज लिखे गए हैं, जो जैसा लिखा गया है, अब वो सही है या नहीं है, हम उस पे बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है कि कौन सी चीज सही है नहीं। जो भी लिखा गया है सब सही है अपने हिसाब से। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई क्लियर। इसके बाद अब हम आते हैं सीधे किसकी तरफ, ब्रिटिश काल में। अब हम चल रहे हैं अपने इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ। अब हम आते हैं ब्रिटिश काल की तरफ। अब ब्रिटिश काल में क्या हुआ, सबसे पहले
इन्होंने क्या किया था, जब मैंने आपको सीआरपीसी भी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि लॉस को उन्होंने हमारी इंडियन स्टेट्स को, हमारी जो भारत की स्टेट्स थी, आपकी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, अभी हम अपना राय नहीं दे रहे, हमारी राय अलग बाद में हम अलग से देंगे, ठीक है। अभी क्या है, केवल अपन को पढ़ना है, अभी यहाँ पे राय का विषय ही नहीं, अभी तो केवल अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई वहां पे ये बताया गया था। राय तब लिखी जाती है जब अपन कोई लेटर या ऐसे वगैरह लिखते हैं या कोई कंक्लूजन अपन लिखते हैं, अभी अपन वो कुछ भी नहीं कर रहे, अपन तो जो चीजें लिखी हैं उसको सीधा सीधा बता रहे हैं। जब क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, जब वो लॉ के पॉइंट्स आएंगे, तो जो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगेंगी मैं बता दूंगा कि भाई इसमें चीजें चेंज होनी चाहिए। वैसे बहुत शानदार ड्राफ्टिंग है, लगभग लगभग कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्रकार से स्टेट्स को बांट दिया था हमारे, एक थी प्रेसिडेंसी और एक थी प्रोवेंसी। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर वो रहते थे जब शुरू में आए थे, शासन तो सब जगह करते थे। फिफ्थ में लिखा है किताबा, किताबा मतलब किताब, किताब मतलब डॉक्यूमेंट। तो जब वो आए भारत में, तो जैसे मतलब कहां रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, या वो रहते थे ठंडे इलाकों में रहते थे, बॉम्बे चेन्नई वगैरह ऐसी जगहों पे रहते थे, बुंदेलखंड में नहीं रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने जहां पे जिन क्षेत्रों में वो रहते थे उनको उन लोग बोलते थे प्रेसिडेंसी एरिया। बड़े बड़े क्षेत्र, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पोर्ट वगैरह जहां पे पोर्ट के आसपास रहते थे, क्योंकि पहले हवाई जहाज से तो कोई जाता नहीं था, जाते थे शिप से थे, पूरा ट्रांसपोर्टेशन में व्यापार करने आए थे, तो भैया व्यापारी आदमी कहाँ रहेगा, समुद्र के किनारे, क्योंकि उसको व्यापार करना था और शिप आती थी, तो भैया वही आप देख लीजिए। या फिर वो रहते थे ठंडी जगहों पे, शिमला इमला टाइप आप जाइए, चंडीगढ़, जहाँ का मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती है, उनका वहां पे जो इलाके हैं वो ठंडे रहते हैं थोड़े से। तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में अलग कानून थे, मतलब प्रेसिडेंसी थी, मैं आपको बात कर रहा हूं प्रेसिडेंसी, और दूसरा क्या था, प्रोवेंसी। तो जो प्रेसिडेंसी थी, यहां पर जो लॉ एप्लीकेबल होता था, वो ये एप्लीकेबल करते थे इंग्लिश कॉमन लॉ, अंग्रेजों का मतलब इंग्लैंड का लॉ। इंग्लैंड का लॉ कौन सा, इंग्लिश कॉमन। इंग्लिश की जो सामान्य विधि थी वो कहां पे लागू होती थी, प्रेसिडेंसी एरियाज में। अब जिनको पढ़ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल कर दूंगा प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस क्या होता था, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है एडीपीओ में, वो डिटेल करूं। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है कि कौन से एरिया प्रेसिडेंसी थे, कौन सी प्रोविंसी थे, गूगल कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। दूसरे एरिया थे प्रोविंसीज एरिया, यहां पे अंग्रेजों का, यहां पे अंग्रेज रहते नहीं थे, शासन तो उनका सब जगह हो गया था, यहां पे वो रहते नहीं थे। तो इन जगहों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून थे, आप बोल सकते हो डिफरेंट लॉज थे अलग अलग जगह। साक्ष्यों को लेके कोई एक स्पष्ट नियम नहीं था। यहां तो कॉमन लॉ हमने एप्लीकेबल कर दिया था, लेकिन यहां पे क्या था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून थे, कहीं पर कुछ था कहीं पर कुछ था। आप कह सकते हो एक स्थिति थी ऐसी, संदेह की स्थिति रहती थी कि भाई यहां पे क्या हो रहा, किसी जगह पे कुछ हो रहा, किसी जगह कुछ एप्लीकेबल हो रहा, तो कोई ऐसा कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। मतलब एक कॉमन लॉ एप्लीकेबल सारी प्रोविंसीज में नहीं होता था। कुछ समय तक स्थिति बनी रही, फिर अंग्रेज समझ गए कि भैया अगर भारत में शासन करना है तो हम भारत को दो प्रकार से नहीं देख सकते, कि जहां हम रहते हैं वहां अलग कानून रहे, जहां वो रहते हैं वहां अलग कानून रहे। भैया अगर हमें किसी देश में शासन करना है तो कम से कम कानून तो एक जैसा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1835 में आके, 1835 में आए, उन्होंने पहला ऐसा लॉ बनाया जो प्रेसिडेंसी और प्रोविंसीज दोनों जगह पे क्या हो गया, सेम एप्लीकेबल हो गया। अर्थात पहली बार पूरे इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट 1835 करके आया, जो पूरे के पूरे भारत में एप्लीकेबल एज इट इज होता था, जो उस समय का भारत था। अब वो चाहे प्रेसिडेंसी थी चाहे प्रोविंसीज थी, उस समय 1835 में तो भारत, भारत के साथ पाकिस्तान जो आज है वो भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, जिसको हम आज की डेट में अखंड भारत कुछ लोग कहते हैं, या हम अखंड भारत उसे कहते हैं। तो वो सारी की सारी जगह पे एप्लीकेबल, अब उन्होंने एज इट इज एप्लीकेबल कर दिया कि भाई सारी की सारी जगह पे क्या होगा, एक ही लॉ आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद सारे कोर्ट में भारत के एक ही लॉ एप्लीकेबल होने लगा।
लेकिन ये लॉ में बहुत सारी कमियां थी जब ये स्टार्टिंग में आया, इसलिए इसमें लगातार अमेंडमेंट हुए। इसके बाद 1800 आप जाइए 1853 में अमेंड उन्होंने करना पड़ा उसको। इसके बाद 1853 के बाद जाइए 1859 में अमेंडमेंट हुआ। 1859 के बाद 1861 में अमेंडमेंट हुआ और 1861 के बाद 1869 में अमेंडमेंट हुआ। इतने सारे अमेंडमेंट हो रहे थे क्योंकि बहुत सारी कमियां थी। नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, इसी में अमेंडमेंट हो रहे थे। तो इनमें क्या कर रहे थे, वो अमेंड कर रहे थे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के माध्यम से। जैसे आप इनमें अमेंडमेंट किया जाए तो इनमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के माध्यम से या चार्टर वगैरह के माध्यम से भी कर सकते हैं। वैसे जनरली क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के माध्यम से इनकी सेक्शंस वगैरह में कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहे थे। अब जब ये स्थिति बनती गई तो एक स्थिति आई कि यार बार बार चेंजेस हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसा करो कि यार जब कोई चीज, जैसे आपका मकान है, बार बार आप देख रहे हो कि यार बार बार छत चूने लगती है, बार बार छत चू रही है, तो क्या करोगे आप एक टाइम पे? आप कहोगे भाई इसको तोड़ के नहीं बनाओ। तो यही चीज हुई कि उन्होंने इस लॉ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और एक नए एविडेंस बनाने की जिम्मेदारी दी सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस को। क्या नाम है? सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस। सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस और उनकी टीम थी, तो उनकी एक कमेटी बनाई। जैसे आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया था? लॉर्ड मैकेले ने, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले, उन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, लॉर्ड बेबिंगटन मैकेले। और यहां पर जिम्मेदारी दी गई किसको? सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस को। और सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस ने जो एविडेंस बनाया 1872 का, बहुत शानदार ड्राफ्ट किया, जो ड्राफ्टिंग अभी 2023 तक एज इट इज एप्लीकेबल होती रही। और अगर मैं आज भी ये कह दूं कि आज भी ये जो लॉ है ये सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस की ही कोडिफाइड है, तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भैया 95% लॉ चेंज है, आपने उसका नाम बदल दिया, तो जेम्स फेडरिक स्टीफेंस की आत्मा आज भी इसमें घुसी हुई है। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति से क्रेडिट तो ही ना लिया जा सकता है जिसने कुछ अच्छा बनाया है। अच्छा बनाया है, हमने उसमें कुछ प्रोविजंस को चेंज कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब व्यक्ति 1872 में बैठकर 2000 में कौन सी आईटी एक्ट आएगा या कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आएगा उसके संबंध में तो लॉ नहीं बना सकता था। जो जब नहीं बना सकता था तो फिर हमने क्या किया था, उस हिसाब से चीजों को डील किया। तो सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस। एक और क्वेश्चन यहीं से आता है देखने को, एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है, वो आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये तो हो गया, देखो पहला ड्राफ्ट कौन सा हुआ। अब लोग कहते हैं पहला कौन सा ड्राफ्ट था? 1835 का। और ये कौन सा ड्राफ्ट है? ये सेकंड है। यही ड्राफ्ट एप्लीकेबल होगा। तो जनरली पूछा जाए कि 1872 वाला ये आईपीसी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किसने ड्राफ्ट किया, अब तो हो सकता है क्वेश्चन अलग आए, क्योंकि 2023 का तो वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री, लॉ और होम मिनिस्ट्री ने किया है। जब बीएसए स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। लेकिन मैं भी इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं, क्योंकि 95% भाई इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 95% लॉ तो सेम ही है आपका। तो भाई इंडियन एविडेंस एक्ट से तो ये लिखला है, कौन सा कोई चेंज हो गया? अगर आपको नहीं लगता है कि लॉ सेम है तो आप जाके इंडेक्स देखिए, सारी सेक्शंस में लिखा होगा कोई परिवर्तन नहीं। बहुत रेयरली सेक्शन है जिन पे लिखा होगा कि परिवर्तन हुआ है। मोस्टली सेक्शन आप पढ़ लीजिए, एक से लेके जही लिखा होगा कि भाई सेक्शन को ऊपर नीचे कर लिया। पूरे देखिए, जैसे मैं लिखा हूं सेक्शन 50 से लेके 64 तक निकाला हूं, तो 50 से लेके 64 तक केवल सेक्शन 57 है, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी पूरी की पूरी 20 सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, और जिसमें हुआ है उसमें भी नाम मात्र का 2-3 चीजें जोड़ दी उन्होंने। तो भैया अब प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 1835 में पहला लॉ कोडिफाइड हुआ था, किसने बनाया था? सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस ने तो ये वाला बनाया है। सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन, लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको। मेरे को देखो जितनी चीजें कवर हो रही मैं करा रहा हूं, जो चीज छूट जाए तो एमसीक्यू आपको लगा लेने, वहां से कवर हो जाएगा। सर हेनरी मेंस ने पहला, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु ड्राफ्ट फर्स्ट या हु फर्स्टली ड्राफ्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, तो पहली बार इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था सर हेनरी मैन ने। देन सेकंड बार किसने ड्राफ्ट किया? हु ड्राफ्ट सेकंड टाइम? सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस। जो हम आज लॉ पढ़ रहे हैं दैट इज बाय सर जेम्स फेडरिक स्टीफेंस। यहां तक आपकी स्थिति होती है क्लियर। टाइम के हिसाब से अमेंडमेंट हुए, मेन अमेंडमेंट वो जो करना पड़ा इस एक्ट में, वो आईटी एक्ट की वजह से करना पड़ा। आईटी एक्ट आता है 2000 में, 2000 में हमारा आईटी एक्ट आता है, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। और इंफॉर्मेशन जब टेक्नोलॉजी एक्ट आता है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस लॉ में अमेंडमेंट करना
पड़ता है, वो जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पहले एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री और ओरल के बीच में हुआ करते थे, और भी मैंने बताया आपको, लेकिन आज जो एविडेंसेस है वो किस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में देखने को मिल रहा है। भाई बहुत सारे एविडेंस मोबाइल में, आज की मोबाइल का कॉल लिस्ट हो गई, अभी जैसे अभी एक आज ही की एक न्यूज थी, ये कोई सिविल जज लड़की थी, वो गुम हो गई थी, यहाँ सिविल जज की तैयारी कर रही थी, सॉरी, वो कहाँ से, इंदौर से आ रही थी, कटनी उमरिया जाने वाली, तो पता चला वो मिल नहीं रही थी, तो एक पुलिस वाले को उठा लिया गया, तो पुलिस वाले मतलब उसकी कॉल डिटेल के साथ, क्योंकि उसका रिजर्वेशन किसने किया था, एक पुलिस वाले ने किया था, तो पुलिस वाले को पकड़ा गया, तो लड़की अपने आप प्रकट हो गई। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि वो मामला जो भी हो बाद में बात पता चलेगा, लेकिन कॉल डिटेल लिख ली, कॉल डिटेल निकाली गई, और क्या निकाला गया कि भाई ये जो रिजर्वेशन का जो टिकट था वो कहां किसने बुक किया था। तो ये जो एविडेंस है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए ये आईटी एक्ट पूरा है, आईटी एक्ट आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको वास्तविक चीजें बताता हूं। खैर, हम लोगों को भी बुकिश नॉलेज है, जब मैं एज अ प्रैक्टिस तो करता नहीं हूं, वास्तविकता में मेरे जो सीनियर है, मैंने उनसे एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी, तो देखो बहुत प्रकार के एडवोकेट होते हैं, उनका लेवल होता है अलग अलग, उनका यही कहना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं इनको पेश करने का तरीका 95% एडवोकेट्स को भी नहीं आता, इसको पेश करने का बहुत अलग तरीका होता है। थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जो मैंने सीखा है मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा, मैं भी नहीं कहता हूं कि मुझे, क्योंकि आई एम नॉट एडवोकेट, बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब कोर्ट में इसको लेके पेश करने का एक तरीका अलग होता है, तो बहुत सारे एडवोकेट्स को भी नहीं पता होता, और जो नए नए जजेस बन के जाते हैं इनको भी नहीं पता होता, इसलिए इनकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है इसको, तो इसे पेश करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। पुलिस की तो बात ही छोड़ दो, जब एडवोकेट को नहीं पता तो पुलिस में तो आधे ज्यादा 99% पुलिस को नहीं पता, वो तो उठा उठू के कुछ भी रख देती है कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पे। तो जब अच्छा कोई वकील मिल जाता है ना, क्योंकि वकील में साथ वही कंडीशन है कि वकीलों को भी नहीं आता, तो बात में दोनों को नहीं आता तो बात चल जाती है, लेकिन अगर कोई अच्छा वकील मिल जाता है सामने, फिर वो बाल की खाल निकालता है और फिर वो लपेटता है, आधे एविडेंस वो इनएडमिसिबल कर देता है। अब वो सर्टिफिकेट वगैरह तो, लेकिन वो सर्टिफिकेट लेना कैसे है, क्या करना है, बहुत पॉइंट्स है उसके, करेंगे जब थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जब उन सेक्शंस पे पहुंचेंगे, अभी कोई करने का मतलब नहीं है, लेकिन उन सेक्शंस पे पढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे। हाँ, दोनों का इंडियन एविडेंस एक्ट ही है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उद्देश्य की, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट बोलूं मैं, चाहे बीएसए बोलूं, अभी तो बीएसए एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो मैं अगर इसकी उद्देश्य की बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है, एविडेंसेस जो लिए जा रहे हैं क्यों लिए जा रहे हैं, देखो पहली बात समझिएगा, एविडेंसेस क्यों लिए जा रहे थे, ट्रायल के पर्पस के लिए, मैंने अभी आपको सबसे पहले आज यहीं से स्टार्ट किया था। एविडेंस किसके लिए लिए जा रहे थे, ट्रायल के लिए, ट्रायल के लिए लिए जा रहे थे, विचारण के लिए। तो एविडेंस लेने का एक उद्देश्य है इस ट्रायल को फेयर एंश्योर करना, इसकी फेयरनेस को एंश्योर करना, यह सुनिश्चित करना कि जो ये ट्रायल हुआ है फेयर है, क्योंकि अगर एविडेंसेस फेयर आएंगे तो ट्रायल फेयर होगा, और ट्रायल फेयर होगा तो जजमेंट भी फेयर आएगा, और जजमेंट फेयर आएगा तो नेचुरल जस्टिस का पालन भी होगा। देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एविडेंसेस कैसे आएंगे, फेयर होंगे, अच्छे एविडेंसेस लोगे। भाई घटिया चीज, अगर माल से घटिया चीज बनाओगे तो घटिया बनेगी, अगर माल अच्छा होगा तो चीज भी अच्छी बनेगी, वैल्यू बढ़ नहीं जाती हर चीज की। आप कोई भी चीज दो, कोई कभी अपन बोलते यार ये कॉपी 20 की मिल रही है, उतना ही कॉपी 100 की मिलती, बोले अरे भाई अंतर क्या है, बोले पेजों का अंतर है, घटिया क्वालिटी का पेज होगा तो भाई सस्ता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंस। अब एविडेंस भी हमें बेस्ट चाहिए, उसके बारे में भी आगे चर्चा करता हूं कि बेस्ट एविडेंसेस होते क्या है। तो पहले कह रहा है कि एविडेंसेस क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। अगर फेयर एविडेंसेस आए तो ट्रायल भी हमारा कैसा होगा, सब कुछ हो किसके लिए रहा है, ट्रायल के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो मैंने आपसे बीएनएसएस में बात की थी, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध होने से लेकर
व्यक्ति को रिलीफ दिलाने तक चलती है। और ये इसका जो मेन पॉइंट होता है वो भी ट्रायल ही होता है। पूरा जो जो पूरा अपराध होता है, अपराध होने से अपराध क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई ऑफेंस होता है। ऑफेंस के बाद क्या होता है, अपन भैया एफआईआर वगैरह कर देते हैं। एफआईआर के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाती है। पुलिस रिपोर्ट के बाद क्या करता है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है। कोर्ट कॉग्निजेंस लेके क्या करता है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो करता है। उसके बाद क्या करता है, वो व्यक्ति पे चार्ज लगाता है। और चार्ज क्यों लगाता है, ट्रायल करने के लिए। और ट्रायल करने का उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को न्याय देना, किसी व्यक्ति को एक्विट करना या कन्विक्ट करना। और एक्विट और कन्विक्ट करना व्यक्ति को क्या है, रिलीफ है। यही तो रिलीफ व्यक्ति चाहता है। जब एक व्यक्ति ने अपराध किया है, समझो मैंने क्या किया है, कोई अपराध किया है, अब सामने वाला क्या चाहेगा, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो रिलीफ चाहेगा। वो क्या चाहेगा, कुछ ना कुछ अनुतोष चाहेगा कि भाई उसको रिलीफ मिल जाए। अब रिलीफ कैसे मिलेगी, तो रिलीफ के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और ये जांचना कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ। ये तो कह रहा है ए अपराध हुआ और बी कह रहा अपराध नहीं हुआ। अब है जांचना तो यही है ना। तो मेन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था, वो ट्रायल पर क्या होता है, चलता है। और अब मुझे बताइए, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ट्रायल पर चल रहा है, और ट्रायल इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। एविडेंसेस आएंगे फेयर, तो ट्रायल फेयर होगा। और ट्रायल फेयर होगा तो जजमेंट भी कैसा होगा, फेयर होगा। और जजमेंट फेयर होगा तो आर्टिकल 21 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो भी सिक्योर होगा। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फेयर ट्रायल है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपका फंडामेंटल राइट है। और मैंने वो चीजें लिखवाई हुई भी है बीएनएसएस में। तो भैया अब मुझे बताइए, अगर एविडेंस अच्छे नहीं आएंगे तो ट्रायल अच्छा नहीं होगा। अगर ट्रायल अच्छा नहीं होगा तो जजमेंट कैसे अच्छा आ जाएगा, जजमेंट भी अच्छा नहीं आएगा। और जब जजमेंट भी अच्छा नहीं आएगा तो फिर न्याय होगा क्या, न्याय नहीं होगा। और जब न्याय नहीं होगा तो फिर गई भैंस पानी में, बात ही वहीं पे खत्म हो गई। जब ट्रायल ही सही नहीं हुआ तो बात वहीं की वहीं खत्म। तो चीजों को समझो, इसीलिए एविडेंस इंपॉर्टेंट है। और एविडेंस के नाम पे हमें कुछ भी नहीं उठाना। मैंने कल पूरी का पूरा मेरा लेक्चर इसी के संबंध में था कि ट्रायल के नाम पे आप एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं उठा दोगे, तभी तो बेस्ट एविडेंस के रूल्स आपको अभी देखने को मिलेंगे कि एविडेंस एक्ट के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे पूरा का पूरा एविडेंस लाई करता है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए यस और नो। चीजें कुछ नई मिल रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा एविडेंस उनसे नहीं पूछ रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो थोड़ा सा समय लगता है कुछ एक्ट में, मैं पहले बता, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, लगभग अभी 3 साढ़े 3 महीने हमें पढ़ना है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, धैर्य बना के पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं तुरंत आती हैं, कुछ आती है धीरे धीरे। ये एविडेंस एक्ट जैसी चीजें थोड़ा सा पेशेंस के साथ आएंगी। जितना मैं मेहनत करूंगा उससे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लॉजिक को देखना पड़ेगा। एक तरीका होता है सीधा सीधा पढ़ाना, जिसमें ये एक्ट ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 से 40 दिनों में क्या होता है, खत्म कर दिया जाता है। मेरे पढ़ाने का वो तरीका नहीं है। कुछ लोगों को देर में समझ में आता है, रीजन है क्योंकि हम डिटेल में पढ़ाते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका है कि भाई आपका बेस बनाना। अभी हम केवल आपका बेस बना रहे हैं। हवा हवाई पढ़ाने से ना तो कभी एग्जाम निकलता है और ना ही इस गफलत में रहना कि एग्जाम कभी निकल जाएगा। हवा हवाई में कुछ नहीं होता। बस इतना होता है कि पढ़ लिया, बोले क्या क्या पढ़ लिया, बोले सब पढ़ लिया। अब सब तो पढ़ लिया लेकिन कितना पढ़ लिया प्रश्न ही उठता है। तो हमें भैया सब कुछ पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। केवल नाम मत करिएगा कि हमने ये भी पढ़ लिया वो भी, जैसे कॉलेज की पढ़ाई होती है। क्या पढ़ लिया सर, सब कुछ पढ़ा है कॉलेज में। कॉलेज में ना तो बहुत, सब कॉलेजों की बात नहीं कह रहा हूँ, 95% कॉलेज की बात कह रहा हूँ, वहां ना तो पढ़ाया जाता है और ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और जब वो पढ़ना नहीं चाहते तो नहीं पढ़ाते, या वो नहीं पढ़ाना चाहते तो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। उनका रहता है उनको लेक्चर्स अपने कंप्लीट करने हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य लेक्चर कंप्लीट करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक नॉलेज देने का। यहां तक चीजें क्लियर हुई। जहां ना समझ में आएगा बिल्कुल डेफिनेटली पूछिएगा, ठीक है, जहां ना समझ में आएगा पूछिएगा। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये तो हिस्ट्री हो गई। अब भैया अब हमें पढ़ना है एविडेंस एक्ट के
सिद्धांतों के बारे में, कुछ फिलॉसफी जिसपे एविडेंस काम करे। अपन बोलते हैं ना उस व्यक्ति की ऐसी फिलॉसफी है, उसका ऐसी सोच है। एविडेंस एक्ट के कार्डिनल प्रिंसिपल्स, जिसको आप कह सकते हो महत्वपूर्ण सिद्धांत, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या साथ में बीएसए लिख लीजिएगा, चाहे दोनों पढ़ रहे हैं आप बीएसए लिख लीजिएगा। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांत जिस पर यह अधिनियम कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैंने, पहला बोला सॉरी, मैंने बोला कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिस पर बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा का पूरा फाउंडेशन रखा हुआ है। ये चीजें एज अ जज जब आप बनोगे या आप कभी अच्छे वकील बनोगे, तो मेनली ज्यादातर तो जज के लिए, कभी कभी वकीलों के लिए भी बहुत सारे, तो कुछ पॉइंट है जो जज के लिए है, मेनली वो सबके लिए है। अब आप अगर आप कोर्ट में वकील बनोगे और आप कुछ भी पेश करोगे तो कुछ भी थोड़ी ना लिया जाएगा। इस पे कुछ सिद्धांत काम करते हैं। पहला जो सिद्धांत है जिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाई करता है, दैट इज अ बेस्ट एविडेंस रूल। क्या बोलते हैं? बेस्ट एविडेंस, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम। ये सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए व्हाट इज बेस्ट एविडेंस रूल, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम क्या कहता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहां पे एविडेंस फेयर होने चाहिए। फेयर एविडेंस मतलब कैसे? फेयर एविडेंस को हम यहां पे बोल देते हैं एविडेंस कैसे होने चाहिए? बेस्ट। कैसे होने चाहिए? जब बेस्ट एविडेंस आएगा तो ट्रायल भी कैसा होगा? ट्रायल भी होगा बेस्ट, और ट्रायल बेस्ट होगा तो जजमेंट भी कैसा आएगा? बेस्ट। और जब सब कुछ बेस्ट है तो आर्टिकल 21 का पालन भी हो जाएगा और व्यक्ति को न्याय भी मिल जाएगा। तो इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एविडेंसेस होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट एविडेंस रूल सबसे इंपॉर्टेंट। कचड़ा मत लेके जाओ न्यायालय के समक्ष। न्यायालय भी ये देखता है कि भाई किसकी कितनी वैल्यू है। हमने बोला कि हमें साक्ष्यों को गिनना नहीं है कि तुम्हारे साक्ष्य कितने हैं, कितने लोग आए। एक जगह एक व्यक्ति खड़ा है, मान के चलते हैं एक अपराध हुआ, एक ऑफेंस हुआ। अब आप बताइएगा, एक ऑफेंस हुआ, जहां पर ऑफेंस हुआ वो शादी समारोह था। शादी समारोह में वो घटना हुई, शादी समारोह के पीछे हुई, टेंट के पीछे दो लोग के बीच में लड़ाई हो गई, दारू पी रहे थे, एक ने बी को गोली मार दी। वहां पे तीन लोग थे, ए ने बी को गोली मार दी, ए था, बी था, सी था। मर कौन गया? ये इसकी डेथ हो गई। आरोप लगा है, मारा किसने गोली? बी पे आरोप है, ये एक्यूज है और ये विटनेस है। ठीक है, तीन लोग हो गए। अब ये जो एक्यूज है ये बड़ा रसूखदार आदमी है, अच्छा पैसे वाला, करोड़पति आदमी। अब इसे एक्यूज बनाया गया तो इसने शादी में कितने लोग मौजूद थे? 500 लोग। इसने लगभग 500 लोग थे, इसने 400 लोग अपने सामने खड़े कर दिए कि सब के सब गवाह बन जाओ मेरे। सबने कहा जी साहब, जी बिल्कुल। गांव का आदमी, दमदार आदमी। 400 आदमी क्या बन गए हैं? विटनेस बन गए। और यहां पर ये अकेला आदमी विटनेस है। 400 आदमी क्या कह रहे कि अपराध भैया भाई साहब ने नहीं किया, ये भाई साहब बहुत अच्छे आदमी, ऐसा है वैसा है, ये अपराध कर ही नहीं सकते। जो भी कोर्ट ने कहा तुमने देखा घटना होती? वो कह रहे नहीं देखा नहीं, घटना तो पीछे हुई थी, हम लोग तो आगे थे। अब एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने घटना होते हुई देखी, लेकिन 400 लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। 400 लोग क्या कह रहे हैं? अपराध, देखो बीग ने अपराध किया, ऐसा कौन कह रहा है? सी, एक आदमी। और 400 लोग कह रहे हैं कि मैंने घटना, 400 लोग क्या कह रहे हैं कि उसने अपराध नहीं किया। न्यायालय ने यह पूछा सबसे कि अच्छा ये बताओ, कथन न्यायालय ने पढ़े सबके 161 के, या गवाही कराई, और न्यायालय ने पूछा
तो कभी कभी क्या होता है, झूठी भी 161 के झूठे बयान आ जाते हैं, तो कोर्ट क्या कराता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करा लेता है। क्रॉस एग्जामिनेशन से क्या होता है, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं कि भैया विटनेस की कितनी क्रेडिबिलिटी है। खैर वो तो बात ही बात है, हमें यह पता चला, चाहे वो विटनेस के 161 के बयानों के आधार पर पता चला हो, चाहे आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर पता चला कि घटना इस व्यक्ति ने देखी थी, इन्होंने घटना नहीं देखी, लेकिन एक साइड 400 आदमी खड़े, 100 एक साइड एक आदमी खड़ा, तो भाई वैल्यू किसकी ज्यादा है? हमें सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम, तो कोर्ट इस व्यक्ति की बात पर भरोसा करेगा, हमें चीजों को काउंट नहीं करना है कि 400 है कि 500 है कि 5000 है। बेस्ट एविडेंस का रूल है कि किसने घटना देखी, घटना इसने देखी। बाकी तो ये सब सुनी सुनाई बातें कह रहे, ए ने बी से कहा, उसने कहा उनने मार दिया, वो वही है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और जंगल के वो क्या है, और जंगल जंगल ही था पीछे, वो जो आपका मैरिज गार्डन था उसके पीछे घटना हो गई, देखा किसने? किसी ने नहीं देखा। सब रे कह रहे अच्छा नाचा, अच्छा नाचा, देखा किसी ने नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखा किसी ने नहीं, लेकिन सब क्या कह रहे हैं, अच्छा नाचा, अच्छा नाचा। लेकिन जिसने नाचते हुए देखा उससे भी तो पूछ लो, वो कह रहा नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं नाचा, वो मोर नाचा ही नहीं है। तो भाई जिसने देखा, क्या तुमने देखा था? हाँ देखा था, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये चीज क्या है? न्यायालय के सामने बेस्ट एविडेंस परोसो। भाई न्यायालय को भी इतना समय नहीं है कि आप कुछ भी लेके आओ, भाई जो बेस्ट एविडेंस होंगे उस पे बेस्ट रिजल्ट आता है। भाई बेस्ट रिजल्ट कब आएगा? जब आप बेस्ट पढ़ाई करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। तो अगर हम इसको देखते हैं, फॉर द बेस्ट एविडेंस पे बेस्ट जजमेंट आता है, और अगर एविडेंस अच्छी नहीं है, बेस्ट नहीं है, तो जजमेंट भी बेस्ट नहीं आएगा। और जजमेंट अगर बेस्ट नहीं आएगा तो आप कह सकते हो जजमेंट क्या आएगा, जब अच्छा नहीं आएगा तो जजमेंट बुरा आएगा, और बुरा जजमेंट मतलब एक बोल सकते हो रॉन्ग जजमेंट आ जाएगा। तो भैया हमें इसलिए बेस्ट एविडेंस मिले, और बेस्ट एविडेंस से हम बेस्ट जजमेंट की तरफ पहुंचे, और बेस्ट जजमेंट अगर मिलेगा तो बेस्ट जजमेंट मतलब राइट जजमेंट होगा, और अगर जजमेंट सही है तो फिर आपका आर्टिकल 21 का भी वायलेशन नहीं होता और व्यक्ति को न्याय भी मिल जाता है। ये चीजें होती हैं। यू कैन से दैट, ये इस नियम का अर्थ होता है बेस्ट पॉसिबल एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर, न्यायालय के समक्ष बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। भाई जो मेरे पास सबसे अच्छी चीज है उसको प्रोड्यूस करोगे तो कचड़ा प्रोड्यूस करोगे यार। भाई मैं कह रहा हूं ए ने बी को मारा, मैं 500 आदमी लेके जाऊं, 500 आदमियों से काम नहीं चलेगा। हम क्या कह रहे हैं, द बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य आएगा तो न्यायालय सर्वोत्तम जजमेंट भी आपको देगा। इसे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। You can divide it in on two parts. First, quantitative analysis. एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाँ इसी के मैं भी पार्ट बता रहा हूं आपको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा होता है कंपैरेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है संख्या, संख्या के आधार पे उसका एनालिसिस करना, और कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन। एक तो तुलनात्मक करिए, दोनों चीज को तुलना करिए, दो अगर एविडेंस है उनमें तुलना कर लो। मैंने अभी आपको कोई चीज बताई थी, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम किसको तुलना में ज्यादा मानते हैं? आज की डेट में ये एक्ट कहता है कि हम ज्यादा अच्छा मानते हैं डॉक्यूमेंट्री को। तो एक तो होता है बेस्ट एविडेंस तुलनात्मक, और एक होता है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव के बारे में ये बताया मैंने आपको। क्वांटिटी नहीं देखनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या कहता है कि चीजों को हमें क्या करना है, वेट करना है, उसको नंबर नहीं करना।
गिनना नहीं है कितना है, ये देखना है कि दम कितनी है। यू कैन से दैट एविडेंस मस्ट बी वेट नॉट काउंट। ये बढ़िया नियम है ये, इन पे हर नियम पे क्वेश्चन आ जाता है। तो जब अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको चालू कहां से करोगे, बेस्ट एविडेंस रूल से चालू करोगे कि भाई बेस्ट एविडेंस रूल में बोला गया कि बेस्ट पॉसिबल एविडेंस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, और उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहता है कि एविडेंस जो न्यायालय के समक्ष लाओगे तो न्यायालय एविडेंस को वेट करेगा। वो तराजू लिया इसीलिए है कि हम तुम्हें नापेंगे, आंखें इसीलिए बंद थी कि हम देखेंगे नहीं कि सामने कितने लोग खड़े। आप उसको सोचिए एक प्रकार से, हम ये नहीं देख रहे कि सामने कितने लोग खड़े, कि एक साइड 400 लोग खड़े, एक साइड एक व्यक्ति खड़ा, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। हमारे पास तो तराजू है, आप अपने साक्ष्य को लाके रखो, देखते हैं दम किसमें ज्यादा है। ये 400 लोगों पर एक व्यक्ति भारी पड़ सकता है, दैट मींस एविडेंस हमें काउंट नहीं करने। कभी कभी किसी किसी केस में 100 200 500 गवाह बना दिए जाते हैं पुलिस वाले, तो 500 गवाह बनाने का मतलब यह हुआ कि भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 500 गवाह बनाने के बाद भी कोई व्यक्ति बरी हो जाए, और हो सकता है किसी मामले में केवल एक गवाह हो और उसकी गवाही पर भी लोगों को क्या मिल जाए, दंडित कर दिया जाए। तो ये मत देखा करो कि भाई इतनी बड़ी चार्जशीट पेश हो गई, इतने सारे गवाह हो गए। अरे भाई गवाह तो हो गए, लेकिन वो उसके जो एविडेंसेस वो देख रहे हैं, दे रहे हैं, उनको हमें वेट करना है, ना कि काउंट करना है। काउंट करने अगर होता तो व्यक्ति फिर तो अमीर आदमी तो कभी दंडित ही ना होता, पैसा लेके 2 4 6 या 50 100 आदमी ऐसे ही खड़ा कर देता, किसी का भी मर्डर कर देगा। बोले न्यायालय देखो हमारे साथ 1000 आदमी खड़े, उसकी फैक्ट्री में 5000 आदमी खड़े करते, वो एट अ टाइम बोलेगा चलो तुम लोग हो जाओ खड़े एविडेंस देने के लिए, तुम हो जाओ खड़े, तुम अपनी फैमिली को लाओ, तो वो अपनों को लाएंगे, फैमिली को लाएंगे, तो वो कभी तो दोषी हो ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी कितने को ले पाएगा, 2 4 6 8 10 लोगों को ले जा पाएगा। इसलिए हमने कहा नहीं, हमें काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक शादी वाला एग्जाम्पल बताया, शादी में घटना किसने देखी, सी ने, लेकिन ये और 400 लोग तो उन्होंने घटना नहीं देखी, तो उन 400 लोगों पर सी का जो एविडेंस था वो भारी पड़ गया। हो सकता है न्यायालय सीधा सीधा कह दे, न्यायालय पहले ही कह देगा, अच्छा न्यायालय जब भाई चार्जशीट तो पड़ेगा ही, न्यायालय ने सबके एक एक के बयान पढ़े, न्यायालय कह रहा भाई बुलाओ उसको, सी को, सी ने कथन दे दिया। अब आदमी कह रहा न्यायालय और भी लोगों को तो बुला लो, 400 लोग तो रहे, न्यायालय कहेगा 400 लोगों को बुला, उसमें सबके कथनों में लिखा है कि घटना किसी ने नहीं देखी, तो 400 को बुला के केवल समय ही तो बर्बाद होगा। तो मैं 400 लोगों से पूछूंगा भाई क्या देखा, घटना देखी, नहीं देखी, वो कहेगा घटना देखी, नहीं देखी। क्यों बुलाएं जब तुमने घटना देखी ही नहीं? क्यों केवल उस व्यक्ति को ना बुलाया जाए जिसने घटना देखी है? क्यों? समय बर्बाद होगा ना। तो बेस्ट एविडेंस रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि भाई बाकी तो ठीक है, बेस्ट एविडेंस रखेंगे, बेस्ट जजमेंट आएगा, बेस्ट जजमेंट आएगा तो बेस्ट डिसीजन होगा, बस सब चीजें अच्छी हैं, बेस्ट ट्रायल होगा, बेस्ट डिसीजन होगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सब है कि हमारे पास न्यायालयों के पास वैसी संख्या कम है, और संख्या ज्यादा भी हो जाए तब भी इसका मतलब नहीं होता, वैसे भी संख्या कम है, और न्यायालय का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए कि भाई हर एविडेंस को न्यायालय एनालिसिस नहीं करेगा, हर एविडेंस को न्यायालय अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हर एविडेंस को देख रहा है कि ये अच्छा है बुरा है। अच्छा भाई मेन एविडेंस अच्छे लेके आओ ना, भाई आपके पास अच्छी चीज क्या है, आपके पास ये 3 4 चीजें अच्छी, इनको लेके आओ। ऐसे ही होता ना, जब कभी आप डिबेट कंपटीशन में जाओ तो आपसे क्या आपके पास होते हैं, उन्होंने बोल दिया आपके पास 5 मिनट है बोलिए, तो 5 मिनट में जो आपके पास सबसे अच्छा है वो बोल दो। अब आपने बोल दिया, बोले अरे सर अभी अच्छा वाला तो बोले ही नहीं, वो तो हम रखे थे अभी, बाहर हो गए तुम, तो जो सबसे अच्छा आपके पास है वो दिखाओ अपना। तो यही आपका नियम आपसे बात करता है। क्लियर हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट की जो मैं इस सेक्शन के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 134 थी, और इस एक्ट में जो सेक्शन है वो 139 हो गई है बीएसए में। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन ये वाला नियम है ना, जो काउंट किया नहीं, वेट किया जाए, काउंट नहीं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 134 थी, जो अब बीएसए की धारा कौन सी बन गई है, 139 ये हो गई। सब लॉ के हिसाब से चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा कहता है
कि अगर एक विटनेस होगा तो हम उसकी जांच करेंगे, कॉर्पोरेट कराएंगे। कॉर्पोरेट का मतलब होता है सपोर्ट कराएंगे अदर एविडेंस से। क्या ऐसा कुछ कहता है? कॉर्पोरेशन कोई जरूरी नहीं है। कॉर्पोरेशन उस कंडीशन में कराया जाता है। कॉर्पोरेशन का भी मतलब समझिएगा, संपोषण, हिंदी में संपोषण बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्पोरेशन बोलते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं सपोर्ट करना, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को कॉर्पोरेशन का मतलब नहीं पता होगा। वर्ड इज यूज इन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब सपोर्ट करना। क्या किसी मामले में केवल एक विटनेस है तो उसके एविडेंस का कॉर्पोरेशन होना जरूरी है? क्या इंडियन एविडेंस कॉर्पोरेशन के लिए कहती है? आंसर इज नो। इंडियन एविडेंस कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं कहती। लेकिन कॉर्पोरेशन उन मामलों में किया जाता है जहां संदेह की स्थिति बनती है, जहां रिलायबिलिटी की स्थिति बनती है कि मामले में जो व्यक्ति ने साक्ष्य दिया वो रिलायबल है या नहीं है, तो जरूर कॉर्पोरेशन करा सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन इज नॉट अ रूल कि हर मामलों में किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा। अब ये व्यक्ति अगर सामने सामने घटना बता रहा है, इसने देखी है, तो जरूरी नहीं है कॉर्पोरेशन हो। लेकिन अगर जज को लगता है कि इसकी बातों में संदेह हो सकता है, तो वहां पर कॉर्पोरेशन कराया जा सकता है। तो इसीलिए दो प्रकार के एविडेंसेस आते हैं। एक होते हैं सब्सटेंटिव एविडेंसेस। सब्सटेंटिव एविडेंस, जिसको मूल साक्ष्य कहते हैं, वो ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसके अकेले दम पे किसी व्यक्ति को हम दंडित कर सकते हैं, इसके कोई कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, कॉर्पोरेटिव होते हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनके अकेले दम पे हम किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, कॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है कि हर चीज का कॉर्पोरेशन हो। कॉर्पोरेशन वहां पर किया जाता है जहां रिलायबिलिटी का प्रश्न हो कि भैया व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, जहां एविडेंस आपका बेस्ट ना लग रहा हो या चीजें सही से समझ में नहीं आ रही हो, वहां पे आप जरूर करा सकते हो, लेकिन हर कंडीशन में नहीं करा सकते। जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, विश्वास करने योग्य है नहीं है, इस चीज को लेकर। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है कि भाई ये हर मामले में, हर चौथे मामले में गवाही देने पहुंच जाता है, पैसे लेके गवाही देता है। एक व्यक्ति है जिसने साथ में अपराध किया था, फिर वो क्या बन गया? सरकारी गवाह बन गया। उसको पुलिस ने लालच दे दी कि हम तुम्हें सरकारी गवाह बनवाएंगे तो माफ कर देंगे, जिसको मैंने बताया था टेंडर ऑफ पार्ट। वो सरकारी गवाह बन गया। वो कह रहा अरे हम गए थे, हमारे दोस्त किया था, इसने ऐसा किया वैसा किया। अरे भैया तुमने भी तो अपराध किया था, तो तुम ट्रस्टवर्दी थोड़ी ना हो, तुम भी तो अपराधी हो। तुम्हें तो पुलिस ने क्या लालच दे दिया, तुम गवाही करने देने आ गए। तो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है? जब व्यक्ति की ट्रस्टवर्दीनेस को लेकर सवाल उठ रहा है, अकॉम्प्लिश को लेकर, जैसे मैंने बताया कि आपने साथ में अपराध किया था, अप्रूवर वगैरह आप बन रहे हो, कोर्ट के साइड से आप गवाह बन रहे हो, तो उन कंडीशन में आपकी क्रेडिबिलिटी, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके ऊपर आरोप है कि आप हर चौथे मामले में गवाह बन जाते हो, आप 2-4 बार झूठी गवाही के लिए जेल भी जा चुके हो, तो ऐसे व्यक्तियों की ट्रस्टवर्थीनेस जानने के लिए हम कॉर्पोरेशन करा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि हर मामले में हम कॉर्पोरेशन कराएंगे। सामान्य कॉर्पोरेशन इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ। कॉर्पोरेशन रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कोई विधि का नियम नहीं है। हम आगे भी पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन के बारे में, जब धारा 133 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो धारा 138 हो गई होगी, तो वो कहती है कि कॉर्पोरेशन जो होता है ना, अपन पढ़ते हैं अकॉम्प्लिश के संबंध में, जो साथ में अपराध करते हैं, ठीक है, सह अपराधी, क्या सह अपराधी के साक्ष्य में विश्वास किया जा सकता है? तो वो बोलता है कि देखो, जब व्यक्ति सह अपराधी होगी, क्योंकि उसके ट्रस्ट को लेकर सवाल आ जाएगा, तब हम कॉर्पोरेशन करा लेते। लेकिन कॉर्पोरेशन रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन रूल ऑफ कॉशन है। कॉशन मतलब सतर्कता का नियम है। करा लो तो क्या जाएगा भाई, कॉशन करा लो, थोड़ा सा और मजबूती मिल जाएगी। इट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ, इट इज अ रूल ऑफ कॉशन। उनको हम वहां पर कराते हैं जहां पर मामला हमें क्या लगता है, थोड़ा सा ट्रस्टवर्थीनेस की कमी लगती है, वहां पे आप सपोर्टिव एविडेंस लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव एविडेंस आपको हर जगह पे लेना। अगर सपोर्टिव एविडेंस नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा पार्ट था कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या बोला इसका दूसरा पार्ट? दैट इज कंपैरेटिव, तुलनात्मक। अब दो साक्ष्य आए, एक तो हमने नंबर वाला बता दिया, नंबर नहीं देखना, में क्या देखना, वेट। अब दूसरी तुलना कर लो। कभी कभी व्यक्ति के पास सामने, न्यायालय के सामने दो साक्ष्य आते हैं, तो उन साक्ष्यों में न्यायालय तुलना कर सकता है कि कौन सा साक्ष्य बेस्ट है। तो बेस्ट एविडेंस तुलना के आधार पर भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था मुस्लिम लॉ वाले में, जब वो पॉइंट बता रहा था, एक एविडेंस है ओरल और एक है आपका डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मुंह से बोले गए साक्ष्य, सॉरी ओरल साक्ष्य होते हैं, मौखिक।
और डॉक्यूमेंट्री होते हैं लिखित साक्ष्य। इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू ओरल एविडेंस। अगर किसी चीज को राइट डाउन कर लिया है देन इट मींस, अगर किसी चीज को राइट डाउन कर लिया है तो फिर आपको उसे लिखित को लिखित द्वारा ही साबित किया जाएगा। ये चीज, तो अब दो चीज आ गई। अब भैया कंपैरिजन कंपैरेटिव आप कब करोगे, आप तुलना कब करोगे, जब आपके पास दो चीज होंगी। भाई एक चीज की तो तुलना नहीं होती, मेरे पास एक ही मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, मैं किससे तुलना करूं। अब मैं भाई जो है तो यही है। अब मेरे पास इनके दो मोबाइल है तो यहां तुलना होगी कि अच्छा कौन सा है। तो बात वही आई कि एविडेंस अगर आपके पास दो आ रहे, दो एविडेंसेस हो सकते हैं उस जगह पे, ओरल एविडेंस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो कोर्ट कहेगा भैया बेस्ट एविडेंस के तौर पे क्या लेके आओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आओ। ये आप सेक्शन नंबर 59 आप देखोगे, अगर अब कहां पहुंच गई है वो भी बता देता हूं, क्योंकि एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ। 59 अब आपकी 54 में पहुंच गई है। मौखिक साक्ष्यों द्वारा तथ्यों को साबित किया जा रहा है। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा आप तथ्यों को साबित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मौखिक साक्ष्य भी कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। तो 59 लिखिए, 16 लिख लीजिए, अभी पढ़ेंगे अपन 59 60। मैं भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की लिख रहा हूं, बाद में वाली सेक्शन लिखवा दूंगा बीएसए की। आप कंपेरेटिव करके लिख लें, और सेक्शन नंबर 91 और 92 भी लिख लीजिएगा। ये सारी की सारी सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट, और इसके साथ साथ 64 वगैरह भी लिख लीजिएगा, ये सारी सेक्शन लिखिएगा, ये कंपेरेटिव सेक्शंस है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है आपका, दूसरा पॉइंट आपके सामने जो आता है वो ये है कि मान के चलते हैं डॉक्यूमेंट्री ऑफ एविडेंस आया। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमने क्या पढ़ा था, दो तीन प्रकार का पढ़ा था हिंदू विधि के हिसाब से। क्या कहना था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कहना था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पब्लिक हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइवेट हो सकता है। तो भाई अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो होता है प्राइमरी। कैसा होता है, प्राथमिक, नाम ही है प्राथमिक। कुछ साक्ष्य होते प्राथमिक। एक व्यक्ति मर गया और मरने के पहले उसने एक लेटर लिखा था अपनी राइटिंग में, ये प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि उसी ये वही डॉक्यूमेंट है जो उसने लिखा। अब इसकी कोई फोटो कॉपी करा रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, ये एविडेंस नहीं भी हो सकते हैं, ये हेयर से एविडेंस भी हो सकते हैं, ये आपके सेकेंडरी एविडेंस भी हो सकते हैं। प्राइमरी मतलब जो दस्तावेज, मूल दस्तावेज होता है ना एक, जैसे मेनली जो पब्लिक, जैसे आपके मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने किसी जगह पे इलाज कराया हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल में जो उसने इलाज कराया और जो रजिस्टर में, जो उसके मेन रजिस्टर में जो चीजें अंकित है वो प्राइमरी है। अब मुझे चाहिए वो चीज है, मुझे चाहिए केस में कि उसने क्या इलाज कराया क्या नहीं चलाया, तो मुझे वो देंगे सर्टिफाइड कॉपी उसकी। ओरिजिनल मेरे पास रजिस्टर नहीं दे देंगे। किसी भी आप किसी भी थाने का रजिस्टर मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, ये सब जो चीजें देने योग्य होंगी वो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है। तो प्राइमरी मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो डॉक्यूमेंट खुद, और उसके अलावा जो चीजें होती है उस डॉक्यूमेंट खुद के अलावा जो चीजें उसको सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। तो अब प्रश्न है तुलनात्मक, अगर किसी मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार का हो सकता है। अब एक व्यक्ति क्या है, अपना मूल डॉक्यूमेंट लिया फिर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी फोटोकॉपी लिया फिर रहा है, तो न्यायालय किसे प्राथमिकता देगा, भैया सीधी सीधी बात है प्राइमरी एविडेंस को प्राथमिकता देगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो इटसेल्फ होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इज इट एवरीवन नाउ क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। सेकंड रूल हम कल देखेंगे, सेकंड थर्ड देखेंगे, और आगे की चीज अभी बहुत कुछ पढ़ना है। समझ में आया इतना? कोई चीज ना समझ में आई हो तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, चलिए।